अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में एक बड़ी भरपूर रैली निकाली, अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया और बिलाशुबा ये एक बड़ा जबरदस्त शो था। अब इसके बाद दो पैगाम गए हैं। एक पैगाम तो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की सियासत से उसकी जो दस्तबरदारी का तासुर था वो रद्द हो गया है। पीपल्स पार्टी कराची की सियासत में अभी भी रेलिवेंट है और पीपल्स पार्टी ने इस चीज का इस रैली के जरिए बाकायदा ऐलान कर दिया है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो है वो इसे पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, ये भी एक आम सवाल है। दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में कुछ बड़े आम इश्यूज हैं जिन पर अभी जो है वो बात हो रही है, जो कि बड़े अभी गर्म है। एक तो उनमें पानामा लीक्स की तहकीकात का मामला है, दूसरा उसके अंदर पाक चीन इक्तसादी राहदारी और तीसरा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को लेकर भी बात चल रही है। कमोबेश इन्हीं इश्यूज का बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना जो उन्होंने ऐलान किया, जो एक उन्होंने डेडलाइन दी, उस ऐलामिये में भी इन्हीं इश्यूज का जो है वो जिक्र था। और साथ ही साथ ये भी हुकूमत को पैगाम दे दिया कि अगर इन मुतालबात पर जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सामने रखे अगर अमल ना हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी भी एक लॉन्ग मार्च करेगी। अब ये लॉन्ग मार्च किस तरह से होगा ये भी एक अहम सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, जो रैली उन्होंने की और फिर अभी जो मुल्क की सियासत में दीगर इश्यूज हैं, इन पर बात करने के लिए आज बड़ी एक खास शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। हमारे मेहमान हैं जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हमें बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करूंगा आपकी जो रैली थी, और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कराची की जो सियासत है उसमें जो खला है इस वक्त उसको पुर करने की कोशिश की है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ये खला पुर करने में कामयाब होगी? देखिए, ये एक पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में पब्लिक शो जो होता है वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और आवाम अगर आपके साथ है तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अगर आवाम आपके साथ नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नेचुरली ये एक काफ़ी अर्से के बाद हमने ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमारे होते रहे। अच्छा। मगर काफ़ी अर्से के बाद हमने एक भरपूर रैली, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक रैली निकाली थी यूबीएल के लिए, मजदूरों के लिए, जो काफ़ी बहुत बड़ी रैली थी। मगर उसका जो रोड मैप था जो वो बहुत कम था, वो तकरीबन 11-12 किलोमीटर था। सही। इसका तकरीबन 22 किलोमीटर हमने किए थे। बड़ा लंबा रूट था। बड़ा लंबा रूट किया और लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा लंबा रूट है। उसके रीज़न से कि चेयरमैन ये चाहता था कि मैं 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इस रैली के तहत कवर करता चला और उनसे रब्ता मेरा हो। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मीडिया ने हाईलाइट किसी सूरत में की भी और शायद उस पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। अच्छा, वो क्या? कि हमारा जो एक्चुअल था कि ये रैली कराची की है, तो अमूमन हर पार्टी आपने देखी है जब भी कहीं रैली निकालती है, लाहौर में निकालती है, तो साइडों के डिस्ट्रिक्ट से बड़े, इवन सिंध से भी लोग और शहरों से लोग ले आते हैं। अब अभी जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इमरान खान हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है और मोबिलाइजेशन करता है, उनको दावत देता है तो आए। हमने ये रोक दिया, हमने कहा नहीं। अच्छा। हमें सिर्फ कराची को पावर दिखाना है, पब्लिक पावर दिखाना है। उसमें बिल्कुल इवन ठट्ठा और जामशोरो नज़दीक तरीन एरिया से उसको भी बैन कर दिया। अच्छा, मगर शाह साहब एक चीज़ कही जाती है, अब ज़रा तकरीर में कुछ जो बातें हुई, उन्होंने 8 जगह पर खिताब किया। एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि लियारी में एक साजिश के तहत जो है वो पीपल्स पार्टी का असर और रसूख जो है वो कम किया गया। तो उससे सवाल तो ये पूछा जाता है कि हुकूमत आपकी थी, फिर ये किसने साजिश की, किसने असर और रसूख जो है वो पीपल्स पार्टी का ख़त्म किया? देखिए, ये तो साजिश करना ज़रूर नहीं है कि क्राइसिस से ही हो। अच्छा। वो साजिश करे, साजिश तो बहुत से किस्म की हो सकती है। और वो नेचुरली ये कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी उधर कोशिश की गई पीटीआई को भी लेके आने की, उधर एमक्यूएम भी इन होने शुरू हो गई, लोगों को तोड़ा गया। जैसे नबील कबूल था, उसको तोड़ा गया, वो चला गया कि बहुत बड़ी शख्सियत था। लोग नाराज़ भी अगर हमसे थे तो नाराज़गी का ये वजह नहीं थी कि हमें छोड़ रहे थे। अच्छा। खामोश होकर बैठ रहे थे। और ये रैली ने, मैं आपको ये बताऊं कि बड़े मैं वसूख से मैंने अपनी तकरीर में भी ये बात की
कि ये जो आज की रैली है वो रैली पाकिस्तान के वर्कर जो नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, खामोश हैं, उसको जगाने में कामयाब हुई है। अच्छा, राइट। शाह साहब, बिलावल ने अपने मुतालबात रख दिए। बिलावल साहब ने साथ ये भी कहा कि अगर ये मुतालबात नामंजूर हुए तो वो 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च करेंगे। कोई इस हवाले से पार्टी ने फैसला किया है कि ये लॉन्ग मार्च किस तरह से होगा, कहां से कहां तक होगा? क्या पार्टी क्या सोच रही है अगर मुतालबात? लॉन्ग मार्च के तो हम चैंपियन हैं, हमने हमेशा लॉन्ग मार्च की है। अच्छा, तो अभी आपके तो खिलाफ ही तो हुए ना? हमारे खिलाफ भी हुए, हमने खुद भी किए, हमने लॉन्ग मार्च को फेस भी किया। हाँ। ये तो कोई मसला नहीं है, वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे। अच्छा, मगर आप इमरान खान के तर्ज सियासत पर, खास तौर पर मैं आपकी बात करूं, आप बड़ी तनकीद करते थे कि ये जो है वो सड़कों पे चले जाते हैं और पार्लियामेंट जैसे फोरम जहां पर बैठ के मसले हल होने चाहिए वहां पर जो है ये बात नहीं करते। तो अभी क्या आप भी सड़कों पे नहीं जा रहे? ये जो लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी है। हमने पार्लियामेंट के अंदर भी है, सड़कों पे भी है। सड़कों पे हमारा प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट जो पार्लियामेंट के अंदर हम नहीं कर सकते वो बाहर कर सकते हैं ना, नारे लगा सकते हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन की तकरीर में जिए भुट्टो पे नारे नहीं लगा सकते, या वो गाने नहीं गा सकते, जो भंगड़ा नहीं डाल सकते, लोगों को मोबिलाइज। आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज होगा उसी इन्हीं इश्यूज पर? बाहर भी इन्हीं इशू पे आज भी हमारा प्रोटेस्ट है, चल रहा है कि जी पानामा पे हम बड़े क्लियर है। और ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं चेयरमैन ने, उसमें पानामा इज नंबर 1 पॉइंट कि भाई पानामा को डिसाइड करो, क्यों नहीं, क्यों करप्शन पे अगर आपने खुद माना है कि ये हुआ है और मैं हाजिर हूँ, तो फिर काय का डर है, काय का खौफ है? तो अगर मियाँ साहब खुद अगर ये नहीं कहते अपने लिए, तो ये कोई बड़ी बात फिर नहीं होती। बिलावल भुट्टो साहब ने इस रैली के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक मरतबा फिर कश्मीर के हवाले से बात की, और कश्मीर के इलेक्शन में भी हमने देखा था, मैंने खुद भी वहां पर गया तो वहां पर उन्होंने नारे लगाए थे, मोदी का जो यार है गद्दार है। अब तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि ये गद्दारी के लेबल जो चस्पा करने का जो मामला है ये ठीक नहीं है, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पर भी इस तरह के बहुत सारे जो है वो इल्जामात लगते रहे। तो क्या आपके ख्याल में ये क्यों इल्जामात लगे हैं? ये देखें ना, उसने बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैंने कभी प्रॉपरली नाम लेके ये नहीं कहा है कि नवाज शरीफ गद्दार है, और न कहूँगा। और कहा उसने, वजाहत की उसने, इवन उसने कहा कि मैं अल्ताफ़ के लिए भी कहा, अंकल अल्ताफ़ को भी मैं गद्दार नहीं समझता, अगर वो सही माना है पाकिस्तानी आए तो नज़र आना चाहिए उसको। तो ये गद्दारी का कंसेप्ट हम नहीं मानते, वो उसकी वजाहत कर दी है, उसने बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत की है बिलावल ने। अच्छा, अगर हम मुतालबात देखें उनमें जो है वो एक तो नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी की जो असर नौ तश्कील आप लोगों ने कहा, फिर पानामा बिल की मंजूरी कहा, सीपैक के हवाले से वजीर खारजा का तकर्रुर। अच्छा, सीपैक के हवाले से शाह साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वजाहत कर दे ज़रा। आपने भी कल KPK के हवाले से भी बात की, आपने कहा कि हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अब तासुर ये उभर है जैसे अपोजिशन की जमातें सीपैक को मुतनाज़ बना रही हैं, ये क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, तो मैंने क्यों आप लोग कल की बात को जल्दी भूल जाते हैं, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हिस्ट्री तो हमें सपोर्ट करती है, हिस्ट्री जो होती है, जो कल होता है हमें बड़ी सपोर्ट करता है आज के लिए, जब आज हम बात करते हैं। तो सीपैक के लिए इसमें सबसे ज़्यादा पैसे पंजाब और सिंध में रखे गए हैं, और जो ओरिजिनली सीपैक का कंसेप्ट था, जो जरदारी साहब ने ग्वादर एयरपोर्ट बड़ी जदोजहद के बाद सिंगापुर से लेके, सिंगापुर मीन अमेरिकन से लेके अपने आखिरी दिनों में बैठ के दे दिया चाइना को कि यहाँ पे हम एक रास्ता निकालेंगे, यहाँ से वेस्टर्न साइड से रेलवे लाइन ले लेंगे और रोड बनाएंगे, हम इसको इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, और आपको गर्म पानी तक हम अप्रोच देंगे। जो गर्म पानी आपसे 7000 किलोमीटर दूर है वो हम आपको 2200 किलोमीटर पे लेके देंगे। और यही रीज़न था कि चाइना ने अपने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सूबे हैं वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाने की डेवलपमेंट शुरू कर दी, और इमीडिएटली हमने दिया, हमारी हुकूमत चली गई, ये आ गए। तो अभी जो रुकावट है, अभी जो शक और शुबात है, और जिस पे हम सिंध वाले, क्योंकि सिंध जो है, सिंधी जो है, वो प्योरली फेडरेशन को मानने वाले लोग हैं। हम वी ऑलवेज लव फेडरेशन सिंध, क्योंकि हम अपने आप को ये समझते हैं कि वी आर पॉइंटर ऑफ दिस पाकिस्तान,
हमने रेजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान का, और सूबे उस वक्त नहीं थे, या हम थे या बंगाल था। बंगाल तो चलो चला गया, एक पाकिस्तान में सिंध बच गया। और हमने उस तहरीकों का मुकाबला किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई गई थी 50s और 60s में, बांग्लादेश और सिंधु देश के नाम से, और पीपल्स पार्टी ने उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल उठ खड़ी हुई और लोगों में आई, और उसने एक फेडरेशन का स्लोगन दिया, फेडरेशन का, डायरेक्ट उस जगह पे जहाँ सिंधु देश तहरीक के नाम रखते थे। वफाक के लिए खड़े हैं। तो उस वफाक में हम महसूस करते हैं कि हम दो सूबे अपना बड़ा बड़ा शेयर लेके अपना तो पेट भर देंगे, मगर वो जो असल इसका स्पिरिट है पाकिस्तान का वेस्टर्न साइड, उसको इस सीपेक में बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है। इसकी बात चीफ मिनिस्टर ने भी, खैबर पख्तूनख्वा ने भी एम्बेसडर के नाम से की थी। तो कंट्रोवर्शियल हम नहीं बना रहे, कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट बना रही है खुद। क्योंकि देखें, सीपेक में पहले कहा गया कि जो है वो ऑरेंज लाइन उसका ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट में केस गया उधर वो लिख के दिया है कि इज ए पार्ट ऑफ सीपेक। अब बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट सावरेंटी है, ये भाई गवर्नमेंट की सावरेंटी अगर है तो फिर दूसरे सूबों में भी ये गवर्नमेंट सावरेंटी दी जाए। इस किस्म के प्रोजेक्ट लेके फेडरल गवर्नमेंट दे और फिर सावरेंटी दे दे, और मगर इसमें तो वो देखा है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी ये बात है, नहीं, आपको लगता है शफाफियत का मसला है? बिल्कुल शफाफियत का मसला है। और देखिए, चाइना तो आ रहा है, चाइना का तो अपना कर्जा है। और दूसरा ये है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, जो सबसे बड़ा शकूक और शुबात जन्म देते हैं, वो है सीपेक की ओरिजिनली एग्रीमेंट। अच्छा। कि हम कहते हैं कि हमारे कानून के मुताबिक हमारी, जैसे हम पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी कमेटी बनाना चाहते हैं, उसमें एक शक ये भी है कि जो भी मौजूद होंगे वो उसके तहत जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, और पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाएगा। ये जब हमारे ज़माने में ये बनी थी तो वो एक किस्सा था। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो आपने ये सीपेक किया है, किस किन कंडीशंस पे किया है, जो असल वाले फैसले थे, आप ये चाहते हैं कि उन्हीं फैसलों को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था कि ये वेस्टर्न रूट, अभी वेस्टर्न रूट बड़ा जीरो है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। और देखिए ना, वेस्टर्न रूट के लिए मगर सर ये इफ्तिताह तो हुए थे सड़कों के, वो और है, वो एशियन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। देखिए, यही दुख हुआ, यही बलोचों ने चीखें मारी कि जहाँ पे आप इफ्तिताह करने गए, जहाँ जिनको ले गए, वो ऐसा प्रोजेक्ट था जो एशियन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वो था। आप कहते हैं वो सीपेक के प्रोजेक्ट नहीं थे, मगर तासुर ये दिया गया जैसे वो सीपेक के प्रोजेक्ट। अच्छा शाह, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कुछ और भी सवालात होंगे, खासतौर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, इमरान खान का धरना, ये दो और बड़े अहम इशूज हैं। इन पर शाह साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सईद खुर्शीद शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, अब एक खबर के हवाले से इस वक्त बहुत सारी क्यासाराइयाँ हो रही हैं और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर, और जिस तरह से वो ताल्लुकात मियाँ साहब के दौर में रहे हैं, उन पर एक मरतबा फिर से बहस जो है वो चल पड़ी। पहले तो आपके इल्म में भी है, पहले तो मैं बताऊं, ये दोनों इमरान और नवाज शरीफ गैर जिम्मेदार लोग हैं। अच्छा। इमेच्योर लोग हैं। इनको न हुक्मरानी करने आती है, न हुकूमत करने आती है। अच्छा, ये क्यों? नहीं अपोजिशन करने आती है, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम को मिल रहा है, उस गरीब लोग को मिल रहा है जो गरीब से गरीब है। अच्छा। जिसकी सोच में, मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूं, मुझसे कोई भी बात कर ले, हम पे लाख इल्जाम लगाए। पीपुल्स पार्टी के दौर में मानते होंगे लोग जो अब मेरी बात सुनेंगे, सुकून की नींद सोए थे। कुछ उनको सुकून मिला था, किसको रोजगार मिला था, किसी को तनख्वाहें मिली थी। अच्छा। किसी को घर बैठे पैसे मिले थे, किसी की तरक्की हुई थी। हमने लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लोगों ने क्या किया है, एक धरने करके उसको, दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं। इमरान खान सबसे ज्यादा सपोर्टर नवाज शरीफ का है कि वो उसको और मजबूत करता जा रहा है। जलसा करता है, ऐलान करता है, कुछ नहीं होता। रायमंड जा रहा हूं, बंद कर दूंगा, फिर पीछे हट जाता है, नवाज शरीफ स्ट्रांग हो जाता है।
अब ये किया है, इससे और नवाज शरीफ को स्ट्रांग करने जा रहा है, वो मजबूत करने जा रहा है। अच्छा। तो इसने तो तबाही फेर दी है। तो आपको लगता है कि ये जो 2 नवंबर वाला जहाँ तक- लॉकडाउन की बात है, इससे मियां नवाज शरीफ और ज्यादा मजबूत हो जाए? अगर गड़बड़ कोई खुदा न खासा हो जाती है, अच्छा। खुदा न खासा लोग मरते हैं, कुछ होता है, किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं रहती। 14 अगस्त को हमने क्यों सपोर्ट की? आपको लगता है ऐसा इम्कान है? आप क्यों नहीं समझते कि 14 अगस्त को पीपल्स पार्टी क्यों खुल के मैदान में आई थी सपोर्ट करने? क्यों आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के घर पे चले गए? उसके बाद जो हमारे साथ किया गया, जो हमारे साथ किया जा रहा है, क्या इस तरीके से सियासत होती है? हमने तो पार्लियामेंट को बचाने के लिए आज तक पार्लियामेंट का दामन नहीं छोड़ा है। इसलिए नहीं छोड़ा ना कि ये चीज़ें हमारी लीडरशिप ने हमें दी हैं। तो आपका पार्लियामेंट जो है वो पीपल्स पार्टी ने दी है इस मुल्क को, जमहूरियत पीपल्स पार्टी ने दी है इस मुल्क को। नवाज शरीफ को एक जनरल की गोद से उठा के सियासत में लाने वाली पीपल्स पार्टी है। मियां नवाज शरीफ 2008 में बैकआउट कर रहे थे, उसको वहां से निकाल के सिस्टम में डालने के लिए आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक। और इमरान खान को मजबूत करने में मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो उसने उसको मजबूत किया है, वो उसको मजबूत कर रहा है। नहीं, अब ये शाह साहब, अब जो सिविल बिल्कुल 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 ठीक नहीं है। अच्छा। जो बातें आपकी इतनी सीक्रेट सी है, आप इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है, आप लीक करवा देते हैं। आप किसको खुश किया है? आपने अपने फौज को कमजोर करके किसको खुश किया है? फिर एडिटोरियल लिख जाते हैं अलग अलग। कोई लिखता है एडिटोरियल में कि जनरल राहिल ने ईरान के साथ तेल के मामलात में खराबी पैदा की। कभी लिखते हो कि अफगानिस्तान को मसले दिखा दिया, कभी कहते हो कि इंडिया को। उन एडिटोरियल्स में और इस खबर आपने बड़ा भी इम्पोर्टेंट कहा कि आपने कहा लीक करवाते हो। हाँ। तो आपको लगता है ये हुकूमत ही इसके पीछे? किसने पीछे है? कौन पीछे है? और आपने देखा नहीं कि जुबैर ने एक एपीसी के प्रोग्राम पे खुल के कह रहा के उन्होंने कहा कि आपने ये बातें की, तो उसने पूछा कहाँ से की? कहा क्योंकि हमने वहाँ अपना सिस्टम लगाया हुआ था, जो हमारा मीडिया सेल है, जो हमारी बच्ची। तो सारी एपिसोड के पीछे शाह साहब हुकूमत है नेचुरली। कौन है? क्यों नहीं इतने दिनों में इनको पता पड़ा है? किसने दिया है? कितने लोग हैं? 6-7 लोग हैं ना। हाँ। 6-7 लोगों में से पता नहीं पड़ा। कम से कम ये मैं कहने के लिए कभी तैयार नहीं कि फौज ने अपने लिए लीक किया होगा, ये तैयार नहीं हूं मैं। ये यहाँ से हुआ है। अच्छा। और 10 दिन हो गए, अभी 8 दिन हो गए, अभी तक इनको वो कल्प्रिट नहीं मिलता। हाँ। 5 आदमी है ना, 6 आदमी। साहब ने कहा है कि 5 दिमाग हैं। ये 5-6 दिमाग होंगे ना, बैठ गए होंगे ना, तो बात कहां से चली? तो आप बकायदा आप कह रहे हैं मनसूबाबंदी के पूरा प्लानिंग के साथ? बिल्कुल प्लानिंग के साथ। ये ऐसे नहीं था कि कोई एक इजलास हो और उसकी खबर किसी ने अगर नहीं है तो फिर बताए ना कौन है, एक्शन होना चाहिए ना। ये क्या बात है कि आप लोग सबको जिम्मेदार बनाते जा रहे हैं? मैं तभी कह रहा हूं ना, ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे। अच्छा, आपने एक और चीज, आपका एक बयान आया है कि वजीर आजम ने जो डुगडुगी बजाने वालों का कहा था, वजीर आजम का इशारा गैर सियासी लोगों की तरफ था। ये सर किस बुनियाद पर आपने कहा कि ये उन्होंने उधर इशारा दिया है? किसकी तरफ है? डुगडुगी नवाज शरीफ तो अपना इमरान तो नहीं बजा रहा। डुगडुगी खुद बजा के खुद तो नहीं नाचेंगे। डुगडुगी बंदर थोड़ी बजाता है, फकीर बजाता है ना, और फिर बंदर नाचता है। तो किस तरफ इशारा है? ये कहने की जरूरत क्या है? और ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि बेहसी में कहा है, उनको पता नहीं है कि इसकी मायना क्या निकलेगी। अच्छा। हो सकता है ऐसा ही हो कि उसने इस तरफ इशारा नहीं भी किया हो, मगर हर जी शऊर आदमी ने डुगडुगी बजाने वाला कोई और की तरफ जाता है, सिर्फ नॉन सिर्फ। अच्छा, मेरे पास सर टाइम कम है, कुछ 2-3 और बड़े आम सवाल। बड़े टाइम बढ़ा लिया करें डिस्कशन में। नहीं, आपके साथ नेशनल इश्यूज है, हम नेशनल इश्यूज है, आपका हम नुक्ता नजर, आपकी राय इस पर समझना चाहते हैं। मैं इसीलिए चाहता हूं कि जरा हम अगले कुछ सवालात हैं, कुछ और इश्यूज हैं जिन पे बात कर लें। आपने हुकूमत को एक तजवीज़ दी थी कि सबसे सीनियर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और उसके बाद वाले को आर्मी चीफ बना दिया जाए। अब अभी तक हुकूमत जो है वो इस हवाले से ये घबरा रही है सीनियरिटी पर अमल दरामद से। देखो, मैं बताऊं, मैं हमेशा अच्छी तजवीज़ देता हूं, मगर जो नालायक बच्चे होते हैं वो उस्ताद की अच्छी तजवीज़ को नहीं समझते, भूल जाते हैं कि ऐसे कह दिया उस्ताद ने।
मैंने आज से कहा था 4 साल का टेन्योर बना दो। अगर आज 4 साल का टेन्योर होता हम इलेक्शन में होते, न लॉन्ग मार्च होता, न लॉकडाउन होता, अच्छा। तो कुछ बात होती, न चीफ का इशू होता। अच्छा। अभी हम इलेक्शन में होते, 3 महीने इलेक्शन में, 6 महीने पड़े होते, हम इलेक्शन कैंपेनों में होते। इलेक्शन कैंपेन में मगर ये 5 साल के वजह से उसमें डर था उनका कि हम कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। डिलीवर तो अभी तक कुछ नहीं किया है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि क्या घबराहट क्यों है? देखिए ये ऐसा मैंने मामला है, मैंने कौन सी गलत बड़ा बात, इशू क्यों बन देखिए गया? मैंने कोई गलत बात कौन सी की है? मैंने तो कहा भाई छोड़ दो सबको, हाँ, सीनियर मोस्ट को ले आओ, जो जैसे जैसे एक पाइपलाइन में आते जाएं और वो बनते जाएं। एक जो सबसे सीनियर हो वो ज्वाइंट चेयरमैन बन जाए, ज्वाइंट चीफ बन जाए, उसके बाद वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। क्या है, क्यों डरते हो? क्या जो सीनियर मोस्ट है वो पाकिस्तानी नहीं है? वो फौज में 35 साल उसने वफादारी के साथ उन लोगों ने नहीं गुजारे कि आपको डर है उनसे, खौफ है? भाई वो भी वफादार हैं, 35 साल जिंदगी दी है, फौज को जिंदगी दी है, वो वतन के ऊपर कुर्बान होने वाले लोग हैं, अभी तक बैठे हैं। आपको उनसे क्या का डर है? चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6ठे नंबर को लाने के लिए क्या आपको तहत आपको लगता है कि एक चीजें चलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ये नहीं था। अच्छा। 3 नाम होते थे, फिर हमने सज्जाद अली शाह को उठा लिया, फिर किसी और को उठा लिया, और फिर क्या रिजल्ट आया आपके? और अब सज्जाद अली शाह को उठाया, सज्जाद अली शाह ने उठाया, सज्जाद अली शाह किसी और के हाथ में वैसे ही लग गया क्योंकि खुशामद करनी थी, लग गया। और नवाज शरीफ ने जाके असेंबली उधर सुप्रीम कोर्ट में जाके जूते मार दिए, कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ ने मार दिए। अच्छा, आपने एक और चीज की, आपने कहा वजीर आजम की पॉलिसियों से विफाक को खतरा है। ये बड़ा मेरा ख्याल है सीरियस स्टेटमेंट है ये कि वजीर आजम जो है वो विफाक के लिए हम वफाक को मजबूत करते आ रहे हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हम वफाक के लिटरेरी सिंध जो है पुजारी है, वफाक को हम बचाते हैं, इसलिए पाकिस्तान हमारे लिए पहचान है। हमने जंग लड़ी है पाकिस्तान के लिए। पंजाब उस वक्त नहीं था, नवाज शरीफ ने तो सूबों की बात की ना, फेडरल जाग पंजाबी जाग, तेरे वो जहन से अभी तक मुस्लिम लीग नून के जहन से नहीं निकला है। पंजाबी वाला सियासत को कहते हैं कि पंजाब हमारे साथ है, तो प्राइम मिनिस्टर अभी भी मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो उसी तरफ जा रही है। उसी तरफ है ना, अभी भी है वो। पंजाब और वफाक के फेडरेशन पंजाब और वफाक की हुकूमत से बाहर तो नहीं है ना। वो समझते हैं पंजाब में जो अनबैलेंस पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, एक और आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी एक मिस्ट्री बनी हुई है, कब आ रहे हैं? बड़ा जब हम फैसला करेंगे, इलेक्शन आने वाले हैं, जब सीसी फैसला करेगी तब आएंगे। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो बिल्कुल मैदान में है। अच्छा, वो लीड करेंगे, लीड कर रहा है। तो क्या वो वालिद साहब की तो पॉलिसी उनकी ये है कि वो बड़ी मफाहमती है, मगर जो भुट्टो साहब की पॉलिसी थी वो बड़ी एग्रेसिव थी। दोनों पॉलिसियों को मिलाओ, नाना की पॉलिसी पे के वालिद की दोनों को पॉलिसी को मिलाओ तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनेगी। अच्छा, तो बिलावल आपको लगता है कि वाले साहब की सियासत में से भी जो है वो कुछ उठाएंगे और दादा की नाना की सियासत, दादा की सियासत से उठाएंगे, वहां से भी उठाएंगे। राइट शाह साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल आते हैं। खुर्शीद शाह साहब, कायदे इस पे इख्तिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की खुसूसी नशिस्त कायदे इस पे इख्तिलाफ, जनाब सईद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, मैं चाहता हूँ थोड़ा मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हो जाए। बहुत सारी क़यास आ रही हैं। अभी जो सियासी सूरत हाल है शाह साहब, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में जो जमहूरियत है उसे आज कोई खतरा है? जमहूरियत को खतरा तब होता है जब हम डीरेल होने लगते हैं। हम अपना जो मकसद है वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। और ऐसे ऐसे जन्म इशू हम उठा लेते हैं या ऐसे ट्रैक पे चल पड़ते हैं जहाँ से जमहूरियत को डील होने का ख़तरा होता है। अच्छा। देखें, हमारे ज़माने में हमने 5 साल हुकूमत की है, उसमें काफ़ी ऐसे इशू आए जिसमें सबसे नुमाया इशू आपने देखा था कि मेमो स्कैंडल था। इसमें सारी बहुत बड़ा इशू था और उस वक्त भी मोरलेस इसी तरह की ऐसी बातें हो रही थी कि ये जा रहे हैं, मगर हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमने कभी जल्दबाजी नहीं की, कभी हमने ये उसमें ये भी हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने भी कभी
ये नहीं कहा कि हम जाके रास्ते बंद करते हैं या ये सर कोट पहन के तो पहुंच गए थे। हाँ, मगर उसमें ये हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ कि उसमें मुस्लिम लीग ने भी कम नहीं किया, जिसमें नवाज शरीफ साहब कोट फुल सूट पहन के, मुझे आज भी याद है कि लाल किस्म की टाई लगा के ब्लू कलर का फुल सूट ख्वाजा आसिफ साहब को था और चीफ जस्टिस बड़े इंतज़ार में बैठे थे कि वो जल्दी पहुँचे तो मैं इस केस को उठाऊँ। जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व थी, अपोजिशन उसमें इन्वॉल्व थी, अदारे उसमें इन्वॉल्व थे, पाशा उसमें इन्वॉल्व था, बड़ा सारे दोस्त सब इन्वॉल्व थे, मगर हम बड़े सब्र और तामुल के साथ हमने कहा इसको फेस करना है, ठीक है कि करने थे, और देखा कि हमने किया, हमने जल्दबाजी करके। मगर आप लोगों ने तो बड़ा पेशेंस दिखाया, क्योंकि पॉलिटिक्स में है पेशेंस नहीं, मौजूदा हुकूमत में आलू की प्राइस के लिए भी पेशेंट नहीं है। अच्छा। आलू की प्राइस का, कल मियां नवाज शरीफ को मैं देख रहा था कि आलू की ऐसे बातें कर रहा था जैसे दुकान और ठेले पे कोई दुकानदार करता है, आलू आलू आलू। भाई तुमने कभी ज़िंदगी में आलू ख़रीदे नहीं, और मेरी बहन बेगम साहिबा कभी मार्केट में आलू और तूरी लेने गई नहीं होगी। अच्छा। ये किसी खुशामदी ने उसको रेट बता दिया। अच्छा। अगर इन हालात में इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का आईक्यू लेवल इतना नीचे आ जाए कि जहाँ मुल्क की इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, जहाँ मुल्क में ये अफरा तफरी हो रही है, ये हशर हो रहा है, वहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि उनको असल हकीकत का इदराक नहीं है प्राइम मिनिस्टर। असल में प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम जो ये है कि वो जो सिचुएशंस हैं डेली बेसिस पे वो खुद नहीं देखते। अच्छा। वो मीडिया को भी नहीं देखते। अच्छा, मैं जो पीटीआई वाला ज़रा सियासत पे वापस आते हैं, जो पीटीआई के साथ आप के पनामा लीक्स पर ये सब जमातों का, अपोजिशन की जमातों का एक इशू है, सब कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है पीटीआई के साथ दूरी क्यों हो गई, क्यों रास्ते जो है वो अलग हो गए, पीटीआई के साथ अब चल क्यों नहीं सके? बात ये है, हम तो पीटीआई के साथ सिर्फ हम उनको वापस लाए, अपोजिशन उनको अंदर वापस लाई, और आपको इस चीज़ का इल्म है कि उसमें हमारा क्या रोल था। हम ले आए उनको किसी तरीके से, वी आर ग्रेटफुल। इनका सबसे बड़ा रिलेशनशिप था ताहिर कादरी के साथ, और ताहिर कादरी के साथ इसका जो एटीट्यूड रहा वो आपने देख लिया कि कोई सियासतदान ये अगर कहे कि मैं किसी के पास, हमें आपको शायद इतना याद न हो, 99 के बाद की बातें हैं। अच्छा। जब नवाब नसरुल्लाह, हम जीडीए बना रहे थे, फिर हम बना रहे थे ऑल पार्टीज अलायंस बना रहे थे, तो ग्रैंड अलायंस बना रहे थे, तो उस वक्त भी कभी भी हमने ये बात नहीं कही थी कि कोई कितना ताकतवर है या कितना ताकतवर नहीं है। हम दो बंदों की सियासी जमात को भी साथ लेके चलते अलायंस में सारे, और हम बड़ी पार्टी थे, और कितनी मर्तबा ताहिर कादरी ने उसको चेयर किया, वो बीबी साइड में बैठती थी, कितनी मर्तबा नवाब रसूलुल्लाह ने चेयर किया, बीबी साइड बैठती थी। कहते इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सबको साथ लेके चलना है। ये बड़ी कुव्वत होती है सियासत में, दो भी हो, मगर पाकिस्तान में पता नहीं होगा, दुनिया में होगा कि 27 पार्टियां एक तरफ है, एक पार्टी एक तरफ है, उधर पार्टियों को लोग गिने नहीं जाते। बीबी का आर्गूमेंट ये होता था, आप एक पार्टी आपके साथ चल रही है, आप उनको कहते हैं, वो कहते हैं आए जे आ जाए, मेरे से बैठे, आगे चलने का कोई प्लान बना है, काम हमारा है ना। बड़ी पार्टी हम है ना, तो हमें आगे जाकर लोगों को साथ लाना है, साथ लेकर चलना है उनको। अगर वो तो आपके पास नहीं आएंगे तो आप जवाब देते हैं कि मैं उनसे रिश्ता लेने जा रहा हूँ। आप देखें। अच्छा, आपको लगता है रवैये का सबसे बड़ा रवैया, और दूसरा ये जो सोच है उसकी कि मैं अकेला सोलो फ्लाइट ले सकता हूँ, तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। सियासत में सोलो फ्लाइट लेना चाहे कितना भी ताकतवर हो, कामयाब नहीं अच्छा, होता। तो एक अदम एतमाद आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से? नहीं, अदम एतमाद नहीं है, सोलो फ्लाइट करने का एक सोच है कि मैं लोगों को दिखा दूं कि मैं सारा कुछ अकेला कर। ये भूल है, उसकी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती की है उसने जो सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की। अच्छा, अब इमरान खान मुस्सिर हैं, आपने इमरान खान का तो कहा कि ये गलती है उनकी,
वो कहते हैं 2 नवंबर को आएंगे। अब हुकूमत की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं ना शाह साहब, वो ये मिल रहे हैं कि इमरान खान को एक वो जो है ना ग्राउंड नहीं देंगे खेलने के लिए। हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। हुकूमत लोगों को कुछ नहीं दे सकती है सिवाय स्लोगन के। कहाँ गई लोड शेडिंग? कल मियाँ साहब कहते हैं कि बस हम लोड शेडिंग देंगे। मियाँ साहब, तुम बड़े जिम्मेदार शख्स हो, तुमने तो कहा था कि 6 महीने के अंदर मैंने लोड शेडिंग देनी है। तुम्हारे भाई ने कहा था कि अगर नहीं दिए मेरा नाम तब्दील कर देना। आज पौने 4 साल में कहते हो हम देंगे। तुमने बिजली को हुकूमत तो नाकाम है। मैं तो सुन ले ना, ये जो पकड़ धकड़ की बातें हो रही हैं, सुन ले, हुकूमत कह रही है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ आप सुन ले। 50% आपने 60% बिजली महंगी कर दी है। आपने 380 अरब रुपए फिर सर्कुलेशन डेट बढ़ा दी है। तुमने क्या किया है इस मुल्क में? क्या दिया है? अच्छा, सिर्फ रोड बनाते हो, कहते हो वो नापेगा। रोड क्या है? लोगों को रोटी चाहिए, रोटी को सेहत चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को गैस चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, हमने दी है। लोगों को तनख्वाहें अच्छी मिलनी चाहिए जो पीपल्स पार्टी ने दी। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को भूख नहीं चाहिए, बच्चों को किताबें हाथ में चाहिए। ये इश्यूज हैं जो वो एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो इमरान कह रहा है कि मैं लॉकडाउन कर दूंगा इस्लामाबाद को, ये मैं समझता हूँ क्रिमिनल एक्ट में जाएगा। अच्छा, कोई हाँ ये कह देना है कि हम धरना दे देंगे, नहीं चलने देंगे किसी को, मैं रास्ते बंद हो जाएंगे सारे, कोई आगे पीछे नहीं जा सकता, ये कह देना कि लॉकडाउन करूंगा, ये तो हुकूमत को उसने हाथ से चाबी दे दी है कि तो एक्शन लो। शाह साहब, अगर हुकूमत एक्शन लेती है तो आपको लगता है हुकूमत हक बजानिब होगी? भाई वो तो कहेगी कि कानून आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। एक आदमी मुल्क को लॉकडाउन करना चाहता है, बंद करना चाहता है, सील करना चाहता है, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ठीक, तो उसको एक बहाना आपने दे दिया। इतनी अकल नहीं है कि आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हो और दुनिया के सामने एडमिट कर रहे हो कि मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, एक और शाह साहब जाते जाते सवाल, पीपल्स पार्टी के अंदर तकसीम के हवाले से ये बातें की जा रही थी। मैंने पनामा लीक्स का पहले जिक्र किया, खान साहब ने भी ये कहा कि एतजाज एहसन और कमर जमान कारा जो है वो ये चाहते थे, उनका इशू और था, उनका स्टैंड और था पनामा पे। आपका और कुछ और जो सीनियर पार्टी के रहनुमा थे उनका स्टैंड और था। क्या पनामा लीक्स पे पार्टी के अंदर कोई तकसीम थी, कोई डिवीजन? 0% कोई तकसीम नहीं थी। 0%। हम सब एहतजाज के साथ खड़े थे। अच्छा, उसके घर पे हुआ मीटिंग। मैंने उनके स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करते हैं? बिल्कुल एहतजाज के साथ, और इसका जिक्र भी कर रहे हैं चेयरमैन, हर जगह पे कर रहे हैं। मुतालबे में भी जिक्र किया कि पनामा का बिल जो पास किया है उसको करो। ये मासूम इमरान की सोच है। वो कभी मुझे गालियां देता है, कभी कहता है खुर्शीद मैं उस हवाले से बात नहीं करना चाहता, कभी पार्लियामेंट में आके उनके बयान आपके सामने रखूं, मगर मैं पॉलिसी के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि वो कभी मुझे गालियां देता है, फिर भी मैं हंसता हूँ क्योंकि मैं सियासतदान हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं आप बनाते? मैं बुरा नहीं बनाता, मैं कहता चल एक दिन वो खुद ब खुद जैसे पहले आ गया था। अच्छा, राइट। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, एक ये भी तासुर है कि पीपल्स पार्टी लगता है कि पनामा के इशू पे ऐसे जैसे करप्शन के मामले पर बात करने से घबराती है, क्योंकि ये लगता है पीपल्स पार्टी को जैसे फिर उनके ऊपर जो इल्जामात लगते रहे उनका जवाब देना पड़ेगा, बैकफुट पर आ मेरी जान। हमने तो मुसलसल भुट्टो शहीद से लेके आज तक भुट्टो शहीद के ऊपर भी इल्जाम लगे कि इसने प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया सरकारी पैसों से, एयर कंडीशन प्लांट लगाया, सारी दुनिया उधर गई, बेगम साहबा ने रसीदें दिखाती गई कि ये मैंने अपने घर, आज तक किसी ने भी घर बनाया तो सरकारी पैसे, मगर भुट्टो साहब ने, ये कहते हैं तासुर पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो डर जाते हैं, वो कहते हैं बैकफुट पे आ जाते हैं। दूसरा, जब बीबी के ऊपर बनाया तो बीबी के ऊपर 2.5 अरब रुपए खर्च किए, क्या हुआ? झूठ से उनको सजा दिलवाई गई जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। क्या कुछ उनको मिला? भुट्टो खानदान ने जो कुछ किया है वो तो आपके सामने है। रजाई साहब बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन थे, बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन थे, कल के बिजनेसमैन नहीं थे। कोई कल का बिजनेसमैन बोला जाए, वो कंस्ट्रक्शन का उनका शुरू से, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, सिनेमाज, ये उनके थे जब वो बच्चे भी थे, उनके दादा के। अच्छा, तो इल्जाम लगते हैं। हमें मतलब ये इशू नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि ये इशू नहीं है, पीपल्स पार्टी ना पाना करना है फिर कर लो, घबराती है, करना हो तो फिर करो। अच्छा, करना है तो फिर भी ठीक है।
राइट शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।